स्वास्थ्य लेकर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, जो कि एक नया टॉपिक है अपना आज का। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। तो आखिर ये सेल साइकिल यानी कि कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन क्यों होता है, सेल डिवीजन क्यों होता है। तो सेल डिवीजन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जैसे प्लांट हो गया या एनिमल्स हो गया, तो ये अपनी वृद्धि के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी वृद्धि के लिए उसका विभाजन करते हैं, अपनी वृद्धि के लिए उसका विभाजन करते हैं। और जो भी इनके बॉडी पार्ट डैमेज होते हैं, चाहे एनिमल के चाहे प्लांट के, जैसे हम लोग की मान लीजिए जो जैसे कहीं चोट लग गई, तो वहाँ की कोशिकाओं, डैमेज हुई कोशिकाओं को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर नया स्किन का लेयर आ सके, नए मसल्स डेवलप बन सके, तो वहाँ पर इसलिए कोशिका विभाजन होता है, ताकि वहाँ की जो क्षतिग्रस्त पार्ट है वहाँ पे वो पूर्ति हो जाए उसकी, ठीक है। तो और वृद्धि के लिए भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए कोशिका विभाजन होता है। तो जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल 24 घंटे 24 आवर्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। और ईस्ट सेल जो है, ईस्ट की कोशिका, ईस्ट सेल 90 मिनट में डिवाइड होता है, और ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड होता है। ह्यूमन सेल डिवाइडिंग ड्यूरेशन 24 आवर्स, और ईस्ट सेल्स डिवाइडिंग ड्यूरेशन 90 मिनट्स। और ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई से डिवाइडेड 20 मिनट्स। तो ईस्ट सेल 90 मिनट में डिवाइड होता है, ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड होती है। उसकी कोशिका ह्यूमन सेल जो है 24 आवर्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है, और ईस्ट सेल 90 मिनट में डिवाइड होती है, और ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड होती है। तो हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन का जो सेल है वो कैसे डिवाइड करता है, उसका डिवीजन करने का चक्र क्या है, ताकि कोशिकाएँ कैसे विभाजित करती हैं ह्यूमन सेल ही का, और भी कोशिकाएँ कैसे डिवीजन करती हैं, कैसे उनमें वेरिएशंस आते हैं, कैसे उनके क्रोमोसोम्स वगैरह कैसे मूव करते हैं, कैसे सेपरेशन होता है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चाहे इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम पढ़ेंगे साइकिल और सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन को दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन से, तो एम फेज और इंटरफेज, एम फेज और इंटरफेज, इसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, दो भाग में डिवाइड करते हैं। देखो एम फेज और इंटरफेज, एम फेज और इंटरफेज, इसका जो टाइमिंग लेस टाइम ड्यूरेशन या मोर देन 90% टाइम ड्यूरेशन, मोर देन 90% टाइम ड्यूरेशन, यानी कि सबसे अधिक टाइम इसमें लगता है इंटरफेज में, और सबसे कम टाइम जो है एम फेज में लगता है, ठीक है। तो लंबा फेज इंटरफेज, तो एम फेज में आपके वेरिएशंस वगैरह इसी में आते हैं, ठीक है। तो एम फेज हम एक बनाते हैं थोड़ा सा, इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। मान लीजिए एम फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इसको एम फेज, और यहाँ से यहाँ तक की जो ड्यूरेशन है इसको हम इंटरफेज बोलते हैं, इसको इंटरफेज बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, एम फेज, ठीक है।
तो एम फेज ये है और इंटर फेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज, इतने फेज आते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं G1 फेज। ठीक है, देखो होता क्या है, तो बात करते हैं G1 फेज, G1 फेज। ठीक है, G1 फेज की बात करते हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या है, G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। सेल जो है उपापचयी रूप से क्रियात्मक रहते हैं। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोथ but does not replicate। तो G1 फेज में होता क्या है, सेल इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, यानी कि उपापचयी रूप से क्रियात्मक रहते हैं, उपापचयी रूप से क्रिया करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। लेकिन ये इसमें रेप्लिकेट यानी कि अपनी कॉपी नहीं बनाते, डीएनए की कॉपी नहीं बनाते। ठीक है, डीएनए की कॉपी नहीं बनाते। ठीक है, इसमें जो है सेल मेटाबॉलिकली G1 फेज में एक्टिव रहते हैं और ग्रो करते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक है, तो G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं कंटिन्यूसली, और ये इसमें रेप्लिकेट नहीं करते। इसी में जैसे कि कुछ सेल्स होते हैं जो कि G0 फेज में चले जाते हैं, जिसे हम क्वाइसेंट फेज कहते हैं। इसी में कुछ सेल आगे ग्रो नहीं करते, आगे ग्रो या आगे डिवीजन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, आगे डिवीजन नहीं करते। इसी में G0 फेज होता है, यानी कि जो कोशिकाएं आगे डिवीजन नहीं करते। G0 फेज आर क्वेश्चन फेज सेल आर नॉट promote or division process। सेल जो होती हैं G0 फेज में यानी कि क्वेसेंट फेज में आगे जो है डिवीजन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, यानी कि ये जो है आगे डिवीजन नहीं करते। ये जो है एक अलग ही फेज में चली जाती है। कुछ कोशिकाएं जो डिवीजन नहीं करती, जैसे कि जो ना डिवीजन करने वाली कोशिकाएं जैसे न्यूरॉन सेल हो गए, न्यूरॉन सेल वगैरह इसी फेज में चले जाती हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन नहीं करते। अब हम बात करते हैं एस फेज। एस फेज इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका जो क्रोमोसोम है डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें होता क्या है, सेल ग्रो करते रहते हैं और साइंथिसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस एंड replicate DNA DNA साइंथिसिस एंड रेप्लिकेट DNA स्ट्रैंड, यानी कि एस फेज में DNA का संश्लेषण और रेप्लिकेशन इस फेज में होता है। एस फेज में DNA का रेप्लिकेशन और साइंथिसिस होता है। ठीक, और यहाँ पे जो इनका अमाउंट होता है डीएनए का G1 फेज में अमाउंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स टू सी। ठीक है, तो इसमें भी अमाउंट ऑफ
सेल ऑर्गेनेल्स टू सी, ठीक है। इसमें भी सेल ऑर्गेनेल्स के जो अमाउंट होते हैं, अमाउंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स टू सी होते हैं, यानी कि डबल हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म में मतलब डबल होते हैं, सी का मतलब साइटोप्लाज्म में डबल हो जाते हैं, 2 गुना, ठीक है। इसमें 2 गुना नहीं रहते, इसमें जितना रहता है मान लीजिए एक्स है तो एक्स रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है आगे डबल हो जाते हैं, 2 गुना। अब G2 फेज में सेल ऑर्गेनेल्स amount of cell 4C become 4C, यानी कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स या सेल का अमाउंट 4C हो जाता है यहाँ, यानी कि इसका 2C का डबल हो जाता है, 2C का डबल हो जाता है, डबल का डबल हो जाता है, यानी कि 4C अमाउंट हो जाता है, बढ़ जाता है अमाउंट और ज़्यादा, ठीक है। तो ये फेजेस हैं, यानी कि जो जीवन फेज होता है इसमें आपके एम फेज में, पहले एक मिनट हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो जीवन फेज में होगा क्या है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव और ग्रोथ करते हैं लेकिन रेप्लिकेट नहीं करते, एक सक्रिय रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, रेप्लिकेट नहीं करते। जीवनाट फेज में क्वेसेंट फेज होता है जिसमें कोशिका आगे डिवीजन नहीं करती, वो एक अलग ही फेज में चली जाती है जिसे क्यूस्टेंट फेज बोलते हैं। एस फेज में डीएनए जो है संश्लेषण और रेप्लिकेशन की प्रक्रिया करता है, यानी कि रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट और इसका अमाउंट डबल रहता है, ठीक है। और G2 फेज में अमाउंट जो है 4C हो जाता है, यानी कि डबल का डबल हो जाता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, ये तो रहे G1 फेज, S फेज, G2, अब M फेज के बारे में इसको मिला रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करें और नोट करें, एम फेज में क्या क्या आता है। एनाफेज और टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। 4 तरह के फेज होते हैं, 4 फेज, ठीक है। तो प्रोफेज में भी आपके कई फेज होते हैं, जैसे लैक्टोटीन, जाइलोटीन, पैक्यूटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इस तरह के फेजेस होते हैं। प्रोफेज में भी प्रोफेज की फेज होते हैं, लैक्टोटीन, जाइलोटीन, पैक्यूटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ये प्रोफेज में होते हैं, प्रोफेज। और अभी तो सिर्फ एम फेज की बात कर रहे हैं। एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 तरह के फेज, यानी कि 4 तरह की अवस्थाएं आती हैं। अब देखो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्रोफेज, प्रोफेज में होता क्या है, इसमें क्या होता है प्रोफेज में, इसको मिला है प्रोफेज। मान लीजिए एक सेल है, ठीक है। सेल का क्या है कि एक सेल, इसमें इस तरह से डीएनए के धागे हैं और ऑर्गेन्स वगैरह हैं। तो प्रोफेज में होता क्या है, प्रोफेज डीएनए स्ट्रैंड कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड कंडेंस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कह लीजिए सेल
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग होता है, सेल मेम्ब्रेन अलग होता है, ठीक है। तो इन प्रोफेज डीएनए स्ट्रैंड कंडेंस डीएनए के धागे यानी कंडेंस हो जाते हैं पास पास, जैसे ये डीएनए का धागा है, जैसे ये डीएनए का धागा है, लंबा सा डीएनए धागा है, डीएनए लंबा सा धागा है, तो पास आ जाता है, पास कंडेंस का मतलब बहुत पास आकर के कंडेंस हो जाता है, मतलब मोटा दिखने लगता है। इसमें डीएनए कंडेंस होके डीएनए कंडेंस हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन डिसअपीयर, सेल मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन डिसअपीयर, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डिसअपीयर हो जाएंगे। और डीएनए जो है लिख सकते हैं, एंड डीएनए विजिबल, इसमें डीएनए विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोफेज में जो डीएनए कंडेंस हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब गायब हो जाते हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं, यानी कि अपीयर डिसअपीयर हो जाते हैं, नहीं दिखते हैं, ये सब गायब हो जाते हैं। बाकी जो सिर्फ डीएनए कंडेंस होके ये दिखने लगता है, प्रोफेज में ये डीएनए जो है दिखने लगता है, ठीक है। तो ये इतनी घटना प्रोफेज में होती है। तो हम बात करते हैं मेटाफेज, मेटाफेज इसमें होता क्या है, डीएनए हाई कंडेंस, डीएनए हाईली कंडेंस, डीएनए हाईली कंडेंस and move to DNA highly condensed and chromosome यहाँ पे कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेते हैं, यहाँ पे कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेंगे। तो ये जो है क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम जब डीएनए हाईली कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमोसोम बन जाएगा, और क्रोमोसोम मूव टू मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल मिडल पार्ट देखो इस तरह से इक्वेटोरियल मिडल में आ जाते हैं। और मेटाफेज में होता क्या है, ये आपके सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम, और डीएनए जो है इस तरह से आ जाते हैं, ठीक है। डीएनए हाईली कंडेंस होकर इस तरह से एक लाइन पे आ जाते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे, और सेंट्रोसोम किनारे अपोजिट पोल पे मूव कर जाते हैं। सेंट्रोसोम इसी फेज में, प्रोफेज में ही मूव कर जाते हैं। और जो इसी में चाहे लिख सकते हो, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल, सेंट्रोसोम डिफरेंट से आ जाते हैं। अब एनाफेज, एनाफेज में होता क्या है कि यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलता है, ये अभी मेटाफेज में इतनी घटना हुई। अब एनाफेज में इस तरह से अटैच हो जाएंगे, इस तरह से अटैच हो जाएंगे का मतलब ये सेंट्रो
डिस्क से संरचना होती है, डिस्क से काइनेटोकोर डिस्क से संरचना होती है। इसके सेंटर में सेंट्रोमियर होते हैं, इसके सेंटर में सेंट्रोमियर होते हैं और काइनेटोकोर डिस्क से संरचना होती है जिससे आपकी स्पिंडल फाइबर आके ये स्पिंडल फाइबर आके अटैच होती है, स्पिंडल फाइबर आके अटैच होती है। तो एनाफेज में होता क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ये अटैच एनाफेज होता क्या कि पहले मेटाफेज में देते हैं, डीएनए हाइड्रोजन हो जाएगा, क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं, मेटाफेजिक प्लेट पे, और इसी में एनाफेज में नहीं, इसी में मेटाफेज में जो है डीएनए स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। मेटाफेज में तो इसी में मेटाफेज में जो है स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़े, ठीक है। अब तीसरा पढ़ेंगे। ये तो बताए थे कि इसमें जो है काइनेटोकोर है, ये इसके संरचना है, इसके बीच में सेंट्रोमियर होते हैं जो दो इस तरह से क्रोमोसोम डाटर क्रोमोसोम इस तरह से अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, ठीक है। यहाँ से जब स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा, तो जिससे संरचना है उससे अटैच हो जाएगा। उसके बाद एनाफेज में होगा क्या, जैसे मान लीजिए ये जुड़ गया, ये स्पिंडल फाइबर से जुड़ गया, तब इससे ये खींच ले जाएगा, यानी कि ये इसका जैसे ये है तो इसका ये पार्ट ऐसे जुड़ करके अपोजिट पोल पे खींच ले जाएंगे, अपोजिट पोल पे इस तरह से खींच ले जाएंगे। कहने का मतलब ये ट्रेल्स इस तरह से टूवर्ड्स पीछे की तरफ इस तरह से मुड़ जाएंगे, घूम जाएंगे, इस तरह से ये खींच ले जाते हैं, ठीक है। ऐसे ये इधर खींच लेगा, ये वाला पार्ट इधर खींच लेगा, यानी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल और सेपरेट to each other, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल और फ्रॉम सेपरेट टू ईच अदर, एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। आप देखो अब क्या होगा, टीलोफेज होता है, टीलोफेज इसमें होता क्या, इन टीलोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस और रीफॉर्म यानी कि पुनः बन जाते हैं,
टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस। टेलोफेज में गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी रीफॉर्म हो जाते हैं, पुनः बन जाते हैं, फिर से बन जाते हैं, फिर से दिखाई देने लगते हैं टेलोफेज। ठीक है, ये सब पुनः बन जाते हैं पूरी तरह से, मतलब जैसे होता क्या कि इस तरह से सारे अपोजिट पोल पे इस तरह से आ जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे रहते हैं। मान लीजिए ऐसे आ गए, ये पूरे साइटोप्लाज्म में, ठीक है, पूरे साइटोप्लाज्म में इस तरह से अपोजिट पोल पे मूव कर करके, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सभी फिर से दिखाई देने लगे, फिर से बन गए। अब होता क्या है, ये पूरे साइटोप्लाज्म में, अब साइटोकाइनेसिस होगा, ये अलग प्रोसेस, ये साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, यानी कि ऐसे इसमें होगा क्या कि क्लीवेज मेथड होगा, इसमें डिवीजन क्लीवेज मेथड से डिवीजन ऑफ क्लीवेज मेथड। एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्लीवेज मेथड से होता है, और प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब इस तरह से इनका डिवीजन हरों के माध्यम से, बीच में कैल्शियम की प्लेट आती है। प्लांट सेल में बीच में इस तरह से कैल्शियम प्लेट का जमाव होता है, बीच से अलग होती है, लेकिन एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल होती नहीं है, एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं है, तो ये बीच से ही लेता होता क्या, इस तरह से हरो बनता है, फाइनली दो कोशिका इस तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, एनिमल सेल एनिमल सेल की घटना इस तरह से, इसमें ये होता क्या है, ये क्या है, हरो बन रहा है, क्या बन रहा है, क्लीवेज मेथड इस तरह से जो है बीच से अलग होना शुरू हो जाता है, किनारे से ऐसे दबता चला जाता है। तो टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस ये सभी दिखाई देने लगते हैं, पुनः से दिख जाते हैं, पुनः से बनना प्रारंभ हो जाते हैं, बनने लगते हैं, और ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाता है, यानी कि दो सेल अलग हो जाते हैं, दो सेल इस तरह से डिवाइड होकर बन जाते हैं, इस तरह से डिवाइड होकर बन जाते हैं। बस यही सेल साइकिल और सेल डिवीजन की प्रक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, जो भी इसमें कंटेंट था सेल साइकिल और सेल डिवीजन का। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।